नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, जो मुलाकात हुई है एक दिन पहले चाइना में पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ, डेलीगेशंस के साथ, उसमें आपको क्या लगता है, क्या खोया पाया गया होगा? इस मुलाकात के दौरान भारत को क्या कुछ मिला होगा? देखिए अंजू जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो खासकर जो विजुअल मीडिया है, विजुअल मीडिया ने लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ा रखी थी। मुझे लगता है कि उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखेंगे तो मैं मानता हूं कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो इंडिविजुअल असेसमेंट मेरा है, जो भी वहां पर हुआ वो सबसे बड़ा टेक अवे था। मतलब टेक अवे क्या है, देखिए गलवान में क्लैश के बाद भारत और चीन की रिलेशंस इतनी खराब हो चुकी थी कि दोनों आर्मियों के बीच में क्लैश हुआ। और वो तो किसी भी दो देशों के बीच में जब आर्म्ड फोर्सेस का क्लैश होता है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है रिलेशनशिप में। लेकिन उसके बाद पहली बार इनफैक्ट 7 साल के बाद मोदी और शी जिनपिंग मिले हैं। ये सबसे बड़ा टेक अवे था। ये दोनों मिले, क्या वो बड़ी उपलब्धि नहीं है? जिस देश के साथ युद्ध की स्थिति बन रही है, 60,000 ट्रूप्स हमारे मिरर डिप्लॉयमेंट में एक दूसरे के आगे आमने सामने बैठे हुए हैं, हेवी वेपन्स लेकर, हर प्रकार के आधुनिक एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, मिसाइल्स डिप्लॉय करके, उनके दो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या वो बड़ी उपलब्धि नहीं है? और फिर जो इन्होंने बातचीत करी आपस में, उन्होंने क्या कहा कि भाई दुनिया में जो है दोनों देश 2.8 बिलियन लोग, मतलब 3 बिलियन लोग के करीब बन जाते हैं। अगर वो इकट्ठा मिलके काम करेंगे तो पूरे मानव जाति के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपस में ट्रस्ट डेवलप करेंगे, अगर आपस में स्थापित करेंगे, वो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसलिए मानता हूं कि जो बताया जाता है नए समीकरण, जो पॉलिटिकल समीकरण बनेंगे, नई दिशा देंगे, अमेरिका को चेतावनी होगी, वो सब कोई रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा नहीं होता है, एक दिन में नए जियोपॉलिटिकल समीकरण नहीं बनते हैं। आपने देखा रशिया और हमारे बीच में कितने सालों से दोस्ती चल रही, लेकिन क्या हम उनके मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बने? क्या वार्सो पैक्ट के कभी हम हिस्सा बने थे क्या? अमेरिका में हम किया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के लिए, तो क्या हुआ? तो ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो होती हैं या जो पॉलिटिकल समीकरण बन जाते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें ये बात माननी चाहिए कि हर देश अपने अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने हित को सबसे प्रथम रखता है। उस सर्कल में आपने काम करना पड़ता है। इसलिए मैं मानता हूं, ये सबसे बड़ी बात जो मेरे हिसाब से, मेरी असेसमेंट के मुताबिक, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मैकमोहन लाइन में ईस्ट में अगर हम शांति बनाए रखते हैं अगले 20-25 साल तक, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि चाइना और इंडिया का मीटिंग पॉइंट ही नहीं है उधर। वो कह रहे हैं अरुणाचल हमारा है, वो कह रहे हैं अक्साई चिन भी हमारा है, वो कह रहे हैं लद्दाख भी हमारा है, तो देयर इज नो मीटिंग पॉइंट। हम कह रहे हैं हम आपको 1 इंच अंदर नहीं आने देंगे, और उसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो अगर आपस में ये लोग कम से कम ये बात मान ले कि भाई शांति हो, वो बातचीत चलती रहेगी, और मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया, चाइना, रशिया का कोई जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ब्लॉक बनेगा, या इवन जो पॉलिटिकली दे विल बी ऑन द सेम पेज। मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बिकॉज चाइना के अलग ऑब्जेक्टिव्स, इंडिया के अलग ऑब्जेक्टिव्स। चाइना का ऑब्जेक्टिव है वो अमेरिका को चुनौती देना चाहता है एज द लोन सुपर पावर, और वो उसकी तरफ अग्रसर है।
उन्होंने काफी कुछ किया है और मैं मानता हूं कि चाइना ही अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर सकता है। अभी उनके पास इतनी ताकत है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आतंकवाद का मुद्दा भी पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सामने उठाया है कि पाकिस्तान से सीमा पार जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। और कहा ही जा रहा है कि चाइना ने कहा है, शी जिनपिंग ने कहा है कि हम सहयोग को तैयार हैं अगर सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हर कोई जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को किसने मदद की? चाइना ने मदद की। तो अगर चाइना सहयोग के लिए तैयार है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? और पाकिस्तान के वो आतंकवादी जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में, जिनके नाम जब आते हैं यूएन में तो चाइना वीटो का इस्तेमाल करता है, तो हम ये मानकर चलें कि अगर वो सहयोग करेगा तो इस लेवल तक सहयोग करेगा? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एंटी टेररिज्म भी है, जिसलिए वो बनी है। पॉलिटिकल, टेररिज्म, सिक्योरिटी, ये उनके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए वो बना है। और जो आज बातचीत चल रही थी, जो देखा हमने मीडिया में, उसमें टेररिज्म का नाम कहीं पर नहीं था। लेकिन अगर बातचीत हुई है, क्योंकि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाती हैं जब अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। और अगर चाइना ने बोला हम आपके साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सहयोग करना चाहते हैं, तो वो तो समय ही बताएगा करेंगे कि नहीं। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो चाइना ने तो पूरी मदद करी है पाकिस्तान की। इनफैक्ट पूरी, अब तो पता चल रहा है कि तकरीबन 90% इंटेलिजेंस चाइना ने पाकिस्तान को दी, जिसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करी। तो अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की परिभाषा क्या बताते हैं? क्या वो हम जो चाहते हैं, क्या वो करने को तैयार है? और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान उनका स्टेडफास्ट फ्रेंड रहा है, कई सालों से रहा है। तो वो किस हद तक पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे भारत की मदद करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए? क्योंकि हमारी परिभाषा तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान से आते हैं, वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं हमारे देश में, और हमें मजबूरन से फिर पहलगाम के बाद इनकर्शन करना पड़ता है, एयर अटैक्स करने पड़ते हैं, मिसाइल फेंकने पड़ते हैं। तो ये अब देखने की बात है कि चाइना कहाँ तक हमारी इस बात में मदद कर सकता है। चाइना के बारे में तो जो असली रूप है वो तो एक्शन से पता चलेगा, स्टेटमेंट से पता नहीं चलेगा। ये अलग है कि आज कुछ दिनों से जो मीडिया में चर्चा हो रही थी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में एससीओ मीटिंग हुई, जिन परिस्थितियों में इंडिया और चाइना का बायलैटरल टॉक्स हुआ, 2 टॉप लीडरशिप के बीच में, या रशिया के साथ होने वाला है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो अमेरिका ने एंटी इंडिया के एंटी वर्ल्ड उन्होंने एक फ्रंट खोल रखा है। चाइना पर भी बहुत जबरदस्त प्रतिबंध लगाए हैं, टैरिफ रेट लगाए हैं, रशिया के ऊपर तो था ही पहले से। तो ऐसे हालात में ये इस चीज की उम्मीद करना कि शायद ये तीनों देश इकट्ठे आएंगे, क्योंकि उनके लिए भी, सबके लिए अमेरिका का खतरा है, ये स्वाभाविक था। लेकिन मैं मानता हूं कि ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। इसके 2-3 कारण है। सबसे पहले ये मैं मानता हूं कि इंडिया और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो काफी डीप चला जा चुका है, और उसको ऐसे खत्म करना, एक प्रेसिडेंट आया उसने खत्म किया, ऐसे नहीं चलता काम, ऐसे नहीं होता भी नहीं है, क्योंकि स्टेट अपरेटस ऐसे काम नहीं करता है। और डेमोक्रेसी में लीडर आते हैं, बदलते जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रखा जाता है। अभी हम कॉड के हिस्सा हैं, तो क्या हम कॉड से निकल जाएंगे? दूसरा, जहां तक चाइना की बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर जापान गया था, और जापान और चाइना की दुश्मनी उतनी है जितनी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है। तो हमारे लिए ये टाइट रोप वॉक था, और मुझे लगता है उस टाइट रोप वॉक में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग ने बात करी, और जो मीडिया में आ रहा है, मेरे ख्याल से वही बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों को ऐसे देखना चाहिए। अब अमेरिका हमारे ऊपर इतना जबरदस्त टैरिफ लगा रहा है,
और रशिया तो है ही उनके, हालांकि उनको पर्सनली वो पुतिन को लाइक करते हैं, लेकिन वो रशिया के ऊपर तो उन्होंने बोला कि वो मार रहे हैं लोगों को और इंडिया का ये युद्ध इंडिया का युद्ध है। तो मैं जेलेंस्की ने कल बात करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से। एक और बहुत जबरदस्त मुझे जो चीज दिखाई दे रही है इसमें वो ये है, जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया कि भाई आप पुतिन साहब को बताइए जरा सीज फायर करेंगे, युद्ध बंद करेंगे। और उससे पहले कुछ घंटे पहले अमेरिका से स्टेटमेंट आ गई, मोदी की लड़ाई है, इंडिया यूक्रेन युद्ध इज इंडियाज वॉर। तो मतलब मोदीज वॉर, तो आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेंटर स्टेज में लाकर खड़ा कर दिया कि वही इस युद्ध को रोक सकते हैं क्योंकि उन्हीं का वॉर है। जेलेंस्की भी उनको बोल रहा है, पुतिन के साथ भी हमारी रिलेशन बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी एक सुनहरी मौका है कि अगर वो किसी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं पुतिन को कि भाई आप जंग बंद करा दीजिए, एटलीस्ट टेम्पररली, फिर बातचीत हो सकती है। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, वो बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन की दुश्मनी इतनी ज्यादा है, वो एक दूसरे का, जेलेंस्की तो चाहता है मैं उनसे बातचीत करूं, पुतिन उनसे मिलना नहीं चाहता है। पुतिन कहता है मैं इनसे मिलूंगा ही नहीं, ये तो लीडर तो मुझको तो मैं मानता ही नहीं हूँ। तो इतने जबरदस्त डिफरेंसेस हैं आपस में कि इनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें सफल हो जाते हैं दोनों के बीच में बातचीत कराने में और एटलीस्ट टेम्पररली युद्ध को हॉल्ट करने के लिए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और वो एससीओ की ही एक देन होगी। सर वो बहुत बड़ी उपलब्धि तो होगी, लेकिन आप सोचिए उन राष्ट्रपति का क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, जिनको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है कि वो नाराज इसलिए हैं कि 17 जून को जब पीएम मोदी से उन्होंने बात की थी तो ये बताने की कोशिश की थी कि उनका नाम जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया जाए। जब उनको पीएम मोदी को, आपको याद होगा जब बुलाया गया था G7 के बाद कि आप आइए, तो भी शायद वो यही कोशिश कर रहे थे कि मुनीर के सामने बैठाकर दोनों रिकमेंड कर देंगे उनका नाम। ये चालबाजियां जो ट्रंप कर रहे थे सिर्फ नोबेल पीस प्राइज के लिए, उनको ये बात रास आएगी सर। और अब तो ये खबर भी सामने आ गई कि जो यूक्रेन है वो भारत से डीजल लेता है और उस डीजल का इस्तेमाल भी अपने युद्ध क्षेत्र में कर रहा है। तो दोनों देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं अंजू जी। जब कोई भी व्यक्ति जो एक पावरफुल जगह में बैठा हो, जो एक रेस्पॉन्सिबल जगह में बैठा हो, अगर वो पर्सनल एम्बिशन को ऑर्गेनाइजेशनल या नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखता है तो ये समस्या तो पैदा होगी। अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ वॉर छेड़ा है, और आपने सुना होगा कल कोर्ट ने फैसला दिया ये बिल्कुल इलीगल है, और वो पूरे वर्ल्ड से दुश्मनी ले रहे। अपने उनके जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है उन सबको, यूरोप को तो पूरा नाराज कर दिया उन्होंने। जापान जैसा देश जिसके पास कोई फौज नहीं है, वो अमेरिका पर डिपेंड है, उनके ऊपर टैरिफ लगाया, साउथ कोरिया पर लगाया, वियतनाम के ऊपर लगाया, कहाँ नहीं। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को इतना बेइज्जत कर दिया, उसने बोला हाँ मैं आपको जहाज नहीं दे सकता। मतलब मैं मानता हूं कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत लोवेस्ट पॉइंट है उनकी प्रेसिडेंसी का। बस समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा प्रेसिडेंट ऐसी बातें कैसे कर सकता है। फोन करता है, उसने नॉर्वे के प्रेसिडेंट को फोन किया कि मुझे, वो रास्ते में चल रहे थे, देखा आपको मोबाइल बज रहा था, जो पर्सनल नंबर उन्होंने शेयर किया था ट्रंप ने उनके साथ, तो उसमें आया कि भाई मुझे नोबेल प्राइज दो। तो जब आप पर्सनल एम्बिशन को नेशनल एम्बिशन से भी ज्यादा बड़ा मानते हो तो ये प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी फिर विश्व में। बिकॉज आप इतने पावरफुल देश के प्रेसिडेंट है, आपके पास इतना सारा पावर है, आपकी एक वर्ड से दुनिया हिल सकती है, तो आपको फिर उस लेवल तक तो पहुंचना चाहिए, उस लेवल की आपके में क्षमता होनी चाहिए कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होइए। लेकिन अमेरिका के लोग ही अब बोल रहे हैं कि हमने किसको चुन लिया, ये तो पूरे वर्ल्ड में अशांति फैला रहे हैं। फॉर्चुनेटली इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो काफी देर लगता है उसको स्थिर होने में और उसको
अनस्टेबल बनाने में। इंटरनेशनल ऑर्डर नेशन के अंदर तो हो सकता है 2-4 साल में उलट पुलट हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्डर को इतनी जल्दी खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये फेज चला जाएगा एंड प्रिडिक्टेबल एक एनवायरनमेंट हो जाएगा जिससे फिर स्थिरता आ जाएगी। लेकिन जब तक ट्रम्प साहब है मुझे लगता है ये तो हमें हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इससे। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इससे कोई युद्ध न और छेड़े, क्योंकि उन्होंने अभी वेनेजुएला में अपनी शिप्स भेजे हैं, नेवल फोर्सेस भेजे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में कह रहे हैं वो ड्रग का हो रहा है, एक्चुअली वो मदोरो के अगेंस्ट है वहां पर। तो ऐसे में क्या कैसे चलेगा? मैं क्या, जितने जानकार लोग हैं वो परेशान है कि हो क्या रहा है। लेकिन सर इधर इतना कुछ हो रहा है चाइना में, आज पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी भी मिलेंगे, कल शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई, ये तीनों भी मिलेंगे, कहाँ रिक की बातें हो रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे सर। वो तो पिछले मंगलवार से एकदम खामोश है, ऐसा लगता है अंडरग्राउंड चले गए हैं या कोई नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तमाम तरह की अफवाहें उनको लेकर फैल रही हैं अमेरिका भर में। हाँ, नई एक्चुअली उनको नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए एकांत में रहने की जरूरत नहीं है। वो तो सवेरे उठते ही पहला चीज अपने एक्स हैंडल पर लिख लेते हैं, ट्विटर में लिख लेते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये करना, मैंने ये करना। तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्लानिंग कुछ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो डीप सोच भी करते हैं इस विषय में, कोई भी उनको कदम लेना हो। लेकिन हाँ, अमेरिका में भी अटकने लगाए जा रहे हैं कि वो है कहाँ पर, क्योंकि जनरली लोग कह रहे हैं कि ना उनका हैंडल से कुछ आ रहा है, लेकिन उनके एक्स हैंडल में तो आए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनका लिखा हुआ नहीं कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है। आफ्टर ऑल जब प्रेसिडेंट लिखता है तो उसके लिखने वाले बहुत सारे होता है, अदरवाइज ही विल स्पेंड द होल डे डूइंग दैट। तो अब पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है अमेरिका के लोग भी बहुत परेशान हैं, और मैं तो किसी से बात कर रहा था वो बोल रहा था कि भाई जिस प्रकार से अमेरिका की प्रेसिडेंसी चल रही है मुझे नहीं लगता वो पूरे 4 साल का टेन्योर उनसे होगा, क्योंकि इतनी उथल पुथल हो रही है। बट वन डजंट नो, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने तो कल बयान दिया मैं बिल्कुल तैयार हूं, अगर कोई डिजास्टर होगा तो उसको बोलने की क्या जरूरत पड़ी है। He should not have made this statement unless there is something. सो आदमी अटकने लगा सकता है कि डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है, अमेरिकन डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है, किस किस को हर्ट हुआ है उससे, और कौन क्या करने वाला है। तो वन कैन नॉट से। पर सर सोशल मीडिया में अगर ये स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं, जेडी वांस अगर ये बातें कहते हैं, तो पीछे कहीं कोई सब्सटेंस तो होगा। हवा में उठकर तो बोल नहीं रहे होंगे वो। हाँ, हो सकता है पब्लिक डोमेन में ये बातें डिस्कस नहीं करना चाहते हो अमेरिका, उनकी भी आफ्टर ऑल नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। राष्ट्रपति अगर ऐसी बातें कर रहे हैं सर, रिपब्लिकन्स के अंदर कितनी उहापोह मची हुई है सर कि क्या कर रहे हैं। उनके इकोनॉमिस्ट ही कह रहे हैं कि भारत के साथ इस तरह से पेश आकर इन्होंने हमारी 3 दशक 4 दशक पुरानी दोस्ती का कबाड़ा कर दिया। तो फिर ऐसे में कंटिन्यू कर पाते हो कितने दिन तक या कितने महीनों तक, या पूरा टेन्योर पूरा भी करते हैं, यानी इस पर तो सर सवाल निशान लगेगा ही लगेगा ना। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने बोला कि पूरे 4 साल वो निकालेंगे एज प्रेसिडेंट या नहीं, ये तो मुझे तो शक ही लग रहा है। आफ्टर ऑल देखिए पॉइंट ये है, उनकी एक टैरिफ लगाने का मतलब क्या है? टैरिफ लगाने का मतलब ये है, चलो 25% पर हम देखते हैं पहले, बाद में तो उन्होंने 25% ऐसा पनिशमेंट लगाई हमें, 25% देते हैं, या 19% पाकिस्तान पर, या 21% वियतनाम पर, ऐसे करके उन्हें सब पर लगा दी। मतलब आपका सामान जो आप निर्यात करते हैं अमेरिका में, उसके ऊपर अगर 3% था, 25% और लगा दिया, 28% हो गया। जो चीज आपको $100 में अमेरिका, $100 में अमेरिका मिलती है, अब वो $128 में मिलेगी। यही है इसका मतलब, कॉमन मैन की लैंग्वेज में। वो सामान किसने खरीदना है? अमेरिकन ने खरीदना है ना। तो उसको तो जो चीज उसको $100 में मिलती थी वो अब उसको $128 में, तो नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिकन लोगों का हो रहा है ना। अच्छा, दूसरा, वो सबको बोल रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद करो। एप्पल को बोला एप्पल फोन क्यों आप इंडिया में बना रहे हो, यहाँ बनाओ। अमेरिका में आप 7.5 डॉलर पर आवर का वेज है, और आप 40 ही घंटे आप काम कर सकते हैं एक हफ्ते में। इंडिया में
इतने पैसे का तो आदमी 150 घंटे काम करेगा, बिकॉज अवर लेबर इज मच चीपर। तो अगर एप्पल फोन अमेरिका में बनना शुरू हो जाएगा तो वो कितना महंगा होगा उधर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कमर्शियल कंसिडरेशंस, फायदा। अगर टिम कुक अपना फोन यहां बना रहा है और फिर उसको कुछ दाम पर बेचता है बिकॉज उसको मुनाफा कमाना है, दैट इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो वो कहीं भी बनाएगा जहां उसको कम पैसा खर्च करना पड़े, जब उसको सबसे ज्यादा फायदा हो। तो वो ऐसी जगह क्यों बनाएगा जहां पर कि बनाने में ही डबल कॉस्ट आ जाएगा, फिर उसको ऊपर वो फायदा लगाएगा, फिर कितने में कौन खरीदेगा उसको। सेम इज ट्रू विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेम इज ट्रू विद हाउस कीपिंग। ये जो छोटे मोटे काम है मैक्सिकन्स करते हैं वहां पर, ड्राइविंग का ब्लैक्स और इंडियंस बहुत करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो लोग जाकर किसी ने उनको उनके ऊपर दया करे कि भाई आप ये चलो, आप ये काम करो, ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी के अंदर जब कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, कोई दूसरा आदमी आकर वो वैक्यूम फिल करता है। नेचर डज नॉट एक्सेप्ट वैक्यूम। तो ये इतना आसान नहीं है कि आपने बोला टैरिफ लगाओ और वो इकोनॉमी चलने लगे, इससे तो उथल पुथल तो होगी। सो मैं मानता हूं कि अमेरिकन डीप स्टेट या इवन अमेरिकन रिपब्लिकन भी ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये जो पॉलिसीज हैं ये ठीक नहीं है, ये अमेरिका के लिए ही ठीक नहीं है। दोस्ती तो खत्म हो ही जाएगी, वर्ल्ड ऑर्डर तो बदली होगा ही, जो स्ट्रेटेजिक समीकरण तो बदलेंगे ही, लेकिन अमेरिकन लोगों को इससे नुकसान होगा, ये वो समझते हैं। और इसके अगेंस्ट तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको। लेकिन सर अभी आप देखो ना, ये भी तो फरमान जारी कर दिया गया है व्हाइट हाउस से ईयू को, यूरोपियन कंट्रीज को, कि वो भी भारत पर टैरिफ लगाएं, जैसे मैंने लगाया है, अमेरिका कह रहा है वैसे वो भी लगाएं। सर उनकी तो वैसे ही पहले से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, अगर वो भारत के साथ ये करेंगे तो बिल्कुल गर्त में ही चले जाएंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ये पता नहीं, मुझे he is not a politician nor is he a statesman nor has he studied world history in the manner one should before you occupy such big post. उनको पता होना चाहिए वर्ल्ड हैज मूव्ड अहेड। ये जो वेस्टर्न पावर्स है ना, वेस्टर्न पावर्स समझते हैं दुनिया अमेरिका और यूरोप के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज नो लॉन्गर ट्रू नाउ। इंडिया चाइना की पॉपुलेशन इज 2.8 बिलियन, चाइना का जीडीपी इज 19 ट्रिलियन, इंडिया का 4 ट्रिलियन के करीब है, रशिया को साथ मिलाओ 3 ट्रिलियन के करीब है। यहाँ लोग कितने, लैंड मास देखो, इंडिया चाइना और रशिया का लैंड मास कितना है, इट्स ऑलमोस्ट, यूरेशिया का तो 2/3 तो चाइना और रशिया है, फिर इंडिया उसमें मिला। पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न रिम कौन कंट्रोल करता है, इंडियन ओशन को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो यूरोप जरूर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो यूरोप में लड़ा गया, लेकिन ये भी उनको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 मिलियन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 मिलियन इंडियंस वर फाइटिंग द वॉर on behalf of the British and behalf of the Allies. We lost 100,000 soldiers. तो अब ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो एससीओ मीटिंग हो रही है जिसमें चीन, इंडिया और रशिया आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, इससे एक और चीज भी हो रहा है, जो अमेरिका, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे अमेरिका के, वो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि थ्रेट विल बी फ्रॉम चाइना। Threat will be from China in South China Sea to Japan to Korea, Indian Ocean. तो अमेरिका यूरोप में बैठकर क्या करेगा? यूरोप को तो कोई थ्रेट नहीं है। आई डोंट थिंक रशिया थ्रेटन्स यूरोप एट ऑल, बल्कि वो तो यूरोप ही उनके बॉर्डर्स तक आ गया नेटो को एक्सपैंड करते करते। तो ये वैसे भी ये फलक्रम जो है ना, ये शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक टू इंडो पैसिफिक।
और वो इससे तेजी पकड़ेगा, ट्रम्प के व्यवहार से ये तेज हो जाएगा। ये जो मार्च टुवर्ड्स शिफ्टिंग ऑफ द फोकस फ्रॉम यूरोप टू इंडियन ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक, दिस विल बिकम अ रियलिटी। इससे ज्यादा पुश लगेगा। सेम इज ट्रू फॉर ब्रिक्स, बिकॉज डॉलर का इतना ज्यादा कंट्रोल है वर्ल्ड के अंदर कि सब इकोनॉमीज को डॉलर की जय करनी पड़ती है। तो ब्रिक्स जिसमें इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना है, इफ दे मेक ए सेक्टर, वो भी एक इशू है जिसमें ट्रम्प नाराज है। को कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं ये लोग, डॉलर के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। वो तो होगा ही प्रहार, जिस प्रकार से आप दुनिया को ट्रीट कर रहे हो वो प्रहार तो होगा ही। Why should we not deal in ruble? Why should we not deal in rupee? तो ये बातचीत तो हो रही है इस विषय में भी, ये भी ट्रम्प साहब को ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन जो वो तरीका इख्तियार कर रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए, दैट्स नॉट अ स्टेट्समैन लाइक, दैट्स वेरी चाइल्डिश। और ईयू कितना मानेगा सर उनकी ये बात, और क्यों मानेंगे? उसमें तो कितने सारे कंट्री ऐसे जो ब्रिक्स में आने को तैयार बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं जो ब्रिक्स में आएगा उस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। नहीं, देखिए यूरोपियन लीडर्स हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करी, मैं आपको बताता हूँ। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी सिक्योरिटी को जो है अमेरिका को हैंड ओवर कर दी। ये सबसे बड़ी गलती करी। अब एक टाइम आया, ट्रम्प ने बोला यू टेक केयर ऑफ योर ओन सिक्योरिटी। अब सब लोग 1 बिलियन, 5 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन बजट बढ़ा रहे हैं अपना डिफेंस का, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम। देन दे कीप सेइंग कि भाई रशिया से हमको बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आपको रशिया से बहुत बड़ा थ्रेट है तो हाउ डिड यू हैंड ओवर योर सिक्योरिटी टू अमेरिका? यू शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। इनिशियल गलती तो उन्हीं की है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी खुशहाली आई वहां, इतनी प्रॉस्पेरिटी आई वहां पर, दे थॉट दैट द वर्ल्ड इज जस्ट दिस। इन द मीन टाइम चाइना राइज हुआ, सोवियत यूनियन तो टूट गया, लेकिन रशिया कमजोर थोड़ी पड़ा, दे आर स्टिल अ बिग पावर। तो अगर यूरोप को, इसीलिए तो बिकॉज उन्होंने पूरी अपनी सिक्योरिटी हैंडओवर करी थी अमेरिका को। एक दिन प्रेसिडेंट बदली हुआ, ट्रम्प ने बोला यू बेटर टेक केयर ऑफ योर ओन सिक्योरिटी, हमने पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं। क्या हुआ? भाग गए सब लोग। किसी ने 2 बिलियन बजट, 3%, 4% डिफेंस बजट कितना ऊंचा कर दिया। सो द फॉल्ट लाइज विद यूरोप। एंड अगर आज वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इट इज देयर फॉल्ट, it is their fault. And let's accept that combined Europe is not equal to China at all, either in military power or economic power. So I suppose they'll have to pay the price for it. You have to take care of your own security. So they were so dependent on America कि जेलेंस्की आया वहां, उनको बुलाया ट्रम्प ने, स्कूल टीचर जिसे स्कूल बॉयज होते हैं हेडमास्टर के इर्द गिर्द बैठे हुए, वैसे बैठे हुए थे। आपने फोटो देखी होगी। वो he is dictating terms to them because they know their security is totally in the hands of America. So that's a problem. पर सर आज जब पुतिन के साथ मिलेंगे पीएम मोदी, तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो रिक की बात होती है कि रशिया, इंडिया, चाइना साथ आ जाएंगे, एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा, उसकी कोई संभावना आपको दिखती है? जबकि हम ये जानते हैं कि चाइना पर रशिया भी भरोसा नहीं करता है। अगर हम भरोसा नहीं करते तो वो भी नहीं करता। उनके साथ भी उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। देखिए, रशिया हमेशा ये चाहता है कि इंडिया और चाइना के संबंध ठीक हो, और रशिया हमेशा ये चाहता था रिक जो है एक रियलिटी में तब्दील हो। रशिया, चाइना एंड इंडिया शुड कम टुगेदर एट लीस्ट पॉलिटिकली इफ नॉट मिलिटरली। तो उस दिशा में मेरे ख्याल से ये एक मौका है जब वो इंडिया को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन बट इंडिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है चाइना को कन्विंस करने की। चाइना हैज टू से दैट दे वांट टू लिव इन पीस विद इंडिया, दे हैव टू से इट। हमने तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। They captured some of our part of our territory. They captured Tibet, which was an autonomous region. Then they captured Xinjiang, which was again an autonomous region. Now they are claiming Arunachal Pradesh. So China has to do something. If they want to make RIC a reality, it is China which has to take a step back.
India has never claimed any of its territory. In fact, Tibet, जैसे मैं बता रहा, Tibet was a TAR, Tibet Autonomous Region. In fact, जो ट्रीटी थी जोरावर सिंह और टिबेटन लामास के बीच में, तो उसमें तिब्बत वाज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसका एक्सेशन हुआ उस ट्रीटी में, उस एक्सेशन डॉक्यूमेंट में तिब्बत भी है. सो it is China which has to take a step back, or which has to profess peace, stability, trust, has to develop all these things. तभी रियलिटी बन सकता है. और ये जो ट्रम्प इन तीनों देशों के साथ कर रहा है, इंडिया, चाइना और रशिया के साथ कर, एटलीस्ट कुछ तो इनके दिमाग में बात चली जाएगी कि भैया आप अगर अमेरिका से लड़ना है तो यू हैव टू बी, एकजुट होना पड़ेगा. Not necessarily militarily, but at least economically. So that needs to be done. तो सर अब देखते हैं कि ये जो कोशिश है ये कितनी कारगर साबित होती है. आज मिलेंगे सब लोग, बड़े बड़े नेता तीनों, तो देखते हैं ये इस दिशा में क्या आगे बढ़ते हैं या नहीं, रिक्स हकीकत बनता है या नहीं. लेकिन जैसे आपने डिस्कशन के बीच में बताया कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भी फोन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझको दिलाओ नोबेल पीस प्राइज. तो सर इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में सिर्फ पीएम मोदी और नोबेल पीस प्राइज ही घूम रहा है. अभी तो वो गायब है कहीं पे. देखते हैं जब ये अगर रिक एक हकीकत बनता है तो बाहर निकलते हैं बिल से डोनाल्ड ट्रंप या नहीं, बाहर आकर कुछ और बोलेंगे, उस वक्त क्या होता है. और यूरोपियन यूनियन कितनी बात मानते हैं उनके कि लगा दो भारत पर टैरिफ जैसे हम लगा रहे हैं, ये भी होता है या नहीं. आपने सर समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद. थैंक यू, नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.